नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसरो के एक ब्रिलियंट मूव के बारे में। अभी रिसेंटली इसरो ने डिसाइड किया है का जीपीएस है, जिसे हम नाविक नाम से जानते हैं, इसे ग्लोबल यूज के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा हमारी नेबरिंग कंट्री में। तो डिस्कस करेंगे आखिर इसका ओवरऑल रीजन पर क्या इम्पैक्ट होगा और इससे हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। साथ ही इस जीपीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो नाविक है इसके बारे में हम जानेंगे। और देखिए, इससे जो मोनोपोली है एक तरीके से गूगल की, उस पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से गूगल पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं उससे पहले तो न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इसरो को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम नाविक है, को ग्लोबल यूज के लिए बनाने का सुझाव दिया है। और इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में ही लाया गया था और इसके वर्ष 2015 से 16 तक पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि इसका जो पहला सैटेलाइट था, जिसका नाम IRNSS-1A है, इसे 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो आखिरी और 7वां सैटेलाइट था, जिसका नाम IRNSS-1G है, इसको 28 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और IRNSS-1G के अंतिम प्रक्षेपण यानी अंतिम लॉन्च के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नाविक रख दिया गया, यानी नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। और इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। तो अभी देखिए, रिसेंटली अभी वर्तमान में IRNSS में कुल 8 सैटेलाइट शामिल हैं, जिसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट हैं और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में 5 उपग्रह शामिल हैं। और IRNSS-1I के IRNSS-1A की जगह लेने की उम्मीद है, क्योंकि इसे जो है यानी इस सैटेलाइट को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो अपनी 3 रुबिडियम परमाणु घड़ियों के विफल होने के बाद से अप्रभावी हो गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इसके पड़ोस में विश्वसनीय स्थिति, नेविगेशन एवं समय पर सर्विसेज प्रदान करना है। यह स्थापित और लोकप्रिय US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका कि हम जनरली उपयोग करते हैं, इसी की तरह बिल्कुल यह काम करता है, लेकिन कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में 1500 किलोमीटर के दायरे में ही यह सीमित रहेगा। तकनीकी रूप से अधिक सैटेलाइट वाली उपग्रह प्रणालियां जो हैं, स्थिति की सटीक जानकारी भी हमें प्रदान करता है। हालांकि जीपीएस, जिसमें टोटल 24 उपग्रह हैं, जिसकी स्थिति सटीकता 20 से 30 मीटर है, इसकी तुलना में नाविक 20 मीटर से भी कम की अनुमानित सटीकता को यह इंगित करने में सक्षम है। इससे मोबाइल टेलीफोनी मानकों के समन्वय के लिए एक वैश्विक निकाय 3rd जनरेशनल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा प्रमाणित किया गया है। और इसे वर्ष 2020 में इंडियन ओशन रीजन में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता दी गई थी। और इसरो स्वदेशी परमाणु घड़ियों और नेविगेशन सेवाओं में वृद्धि के साथ IRNSS सैटेलाइट की अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए भी काम कर रहा है। अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं, तो बेसिकली जो इसका यूज करा जाएगा वो टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन नेविगेशन में किया जाएगा। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट और व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका उपयोग किया जाएगा। और इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स, ऑल्सो प्रिसाइज टाइमिंग एज फॉर ATMs एंड पावर ग्रिड्स। साथ ही मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। अब इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो यह 2 सेवाओं के लिए वास्तविक समय की जानकारी हमें देता है, अर्थात नागरिक उपयोग हेतु मानक पोजीशनिंग सेवा और प्रतिबंधित सेवा, जिसे सेना के अधिकृत उपयोग के लिए एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। और यह भारत उन 5 देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका का जीपीएस है, रूस का ग्लोनास और यूरोप का गैलीलियो और चाइना का बाइडू। इसलिए नेविगेशन पर्पजेस के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता जो है वो कम हो जाती है। और यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में भी मदद करेगा। यह देश की संप्रभुता एवं सामरिक आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2019 में सरकार ने निर्भया मामले के फैसले के अनुसार देश के सभी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नाविक आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया था। साथ ही आपको पता होगा कि जो क्वालकॉम कंपनी है, उसने क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ के नाविक का समर्थन करने वाले मोबाइल चिपसेट को सक्षम बनाया है। इसके अलावा व्यापक कवरेज के
साथ परियोजना को यानी इस प्रोजेक्ट को सार्क नेशंस के साथ साझा किया जा सकता है। इससे क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को और इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी तथा इस क्षेत्र में देशों के प्रति भारत की ओर से एक कूटनीतिक सद्भावना का भी संकेत मिलेगा। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं गगन की। गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी SBAS है। और यह सिस्टम एक इंटरनेशनल SBAS प्रणालियों के साथ ऑपरेबल होगी और क्षेत्रीय सीमाओं के पार निर्बाध नेविगेशन की सुविधा भी हमें यह प्रदान करेगी। गगन जो है स्पेशली सिग्नल इन स्पेस यानी GSAT-8 और GSAT-10 के माध्यम से उपलब्ध होगा। और इसका जो पर्पस होगा बेसिकली वह नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों हेतु आवश्यक सटीकता के साथ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज को प्रदान करना और इसके साथ ही भारतीय हवाई क्षेत्र में बेहतर वायु यातायात प्रबंधन प्रदान करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पर और नोट करने वाली है कि जो गूगल की मोनोपोली है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी हम एक तरीके से यहाँ पर इसे काउंटर कर सकते हैं और इन दी एंड जो लॉस होता है वो कस्टमर का ही होता है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इसी तरीके की साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं और आप अपने डाउट भी मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।